स्टार्टिंग बेटा आपके इस चैप्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन के बाद आपका पूरा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमने 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और इस क्वेश्चन के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। देख लीजिए, स्ट्रेट बैठ जाइए और लास्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो लिखा हुआ है आपके सामने कि भी हमें टेक्निक्स बताइए। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स यानी पता है क्या? तरीका। टेक्निक्स यानी वो वे, वो एबिलिटी, वो स्किल, वो तरीका क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने का, साइंटिफिक मैनेजमेंट को हैंडल करने का वो तरीका क्या है। कोई ना कोई टेक्निक तो होगी, वर्ड यूज करते हैं डेली बेसिस पे। टेक्निक यानी कोई ना कोई तरीका तो होगा, कोई ना कोई वे तो होगा। हाँ, बहुत सारे तरीके। देखिए नंबर 1 जैसे आपके सामने दिया गया टाइम स्टडी। टाइम स्टडी की मैं बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन में टाइम स्टडी हमने लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से किया था। उस एग्जाम्पल के बेसिस पे जो एग्जाम्पल आपके बोर्ड में सामने लिखा हुआ है, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। उसे कहते हैं टाइम स्टडी। सेम वही पॉइंट, सेम, कुछ भी चेंज नहीं उस पॉइंट में, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की फर्स्ट पॉइंट में और अब इस क्वेश्चन की फर्स्ट पॉइंट में। देखिए कैसे, याद करो एग्जाम्पल क्या था बेटा। बालाजी वेफर्स का हमने एग्जाम्पल लिया था। बालाजी वेफर्स में 1200 एम्प्लॉइज पूरे दिन में 12 आवर्स काम करते हैं, यानी एक एम्प्लॉय 1 आवर में 100 पैकेट्स बनाता है। 1 एम्प्लॉय 1 आवर 100 पैकेट्स, यानी कि 1200 एम्प्लॉय 1200 आवर्स 1200 पैकेट्स, यानी पूरे दिन की बात करें ना, पूरे दिन में 1,44,000 यूनिट्स, 1,44,000 पैकेट्स प्रोडक्शन होते हैं। उसे कहते हैं टाइम स्टडी। मैं रीड कर रहा हूं इस पॉइंट को, आपने क्लियरली समझा होगा कि आप वर्करों का टाइम देखो, वो टाइम से कैसे काम कर रहे हैं। वो टाइम से काम कर रहे हैं 1 आवर में 100 पैकेट्स, 12 आवर में 1200 पैकेट्स, 1 आवर 100 पैकेट्स, 12 आवर्स 1200 पैकेट्स, यानी एक एम्प्लॉय 1200 पैकेट्स बना रहा है। तो 1200 एम्प्लॉइज 1,44,000 यूनिट्स या 1,44,000 पैकेट्स बनाएंगे। उसे कहते हैं टाइम स्टडी। आपने उनका टाइम भी स्टडी किया, आपने उनकी प्रोडक्शन का टाइम भी देखा, आपने प्रोडक्शन को डिवाइड भी किया और आपने प्रोडक्शन को डिवाइड करके पर आवर में भी ऑब्जर्व किया। उस 4 बातों को कहा जाता है टाइम स्टडी। इट इज अ टेक्निक, ये तरीका है। This help a manager to calculate the time required। मैनेजर को भी तो पता चले कि एम्प्लॉय को अगर आप दिन में 12 आवर्स दे रहे हो तो 12 आवर्स वो वेस्ट कर रहे हैं या 12 आवर्स में वो 1200 पैकेट्स बना रहा है, यानी 1 आवर में 100 पैकेट बना रहे हैं। इट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। ये जॉब देखने के लिए, ये जॉब देने के लिए आपको टाइम स्टडी करना जरूरी है और टाइम स्टडी से आपको पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय स्किल्ड है और कौन सा एम्प्लॉय अनस्किल्ड है। उस टाइम स्टडी के हेल्प से, यानी हमें वो टेलर ने सिखाया कि स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉइज आप टाइम स्टडी के बेसिस पे सॉर्ट आउट कीजिए। सेकंड पॉइंट, मैं सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट दी हुई बेटा फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैनशिप क्या होता है? फंक्शनल फोरमैनशिप देखिए सुनिए, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, समझिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं बालाजी वेफर्स। अच्छा, बालाजी वेफर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेफर्स को प्रोडक्शन करने के लिए मशीनें चलाने वाला मैनेजर अलग है, वेफर्स को पैकिंग करने वाला उसी डिपार्टमेंट में मैनेजर अलग है, वेफर्स को पैकिंग करने के बाद उस बॉक्स में अच्छे से रखने के लिए और वो डिलीवरी करने वाला मैनेजर अलग है। यानी प्रोडक्शन पे मशीनें चलाने वाला मैनेजर अलग, पैकिंग वाला मैनेजर अलग, सेल्स डिपार्टमेंट में अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट में रखें तो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग। तो बेटा एक मैनेजर को 2 एम्प्लॉयर्स, एक मैनेजर को 3 एम्प्लॉयर्स कैसे हैंडल कर रहे हैं। और ये फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करें ना तो यूनिटी ऑफ कमांड, यानी हमें हेनरी फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड सिखाया था कि एक एम्प्लॉय के पीछे एक ही एम्प्लॉयर होना चाहिए। ये एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। प्रोडक्शन में मशीनों का मैनेजर अलग, पैकिंग में मैनेजर अलग, सेल्स में मैनेजर अलग। अच्छा, उसके अलावा कॉस्टिंग की बात करें, वेयर हाउसिंग की बात करें तो उस
मैनेजर अलग, यानी एम्प्लॉइज को अपने ऊपर सारे मैनेजर्स का टाइम बाय टाइम सारे मैनेजर्स का जो नेचर है ना, उस नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा, वो नेचर के साथ उन्हें कॉपरेशन करना पड़ेगा, और कॉपरेशन करने के बाद जाके वो प्रॉपरली प्रोडक्शन होगी, और वो सारी वेफर्स और वो सारे बिस्किट्स जो भी हैं वो टाइम टू टाइम प्रॉपरली प्रोडक्शन और टाइम टू टाइम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मैं रीड कर रहा हूं, लिखा हुआ है क्लियरली बोल्ड सेंटेंसेस में, हमने वो नोट्स में सेंटेंसेस को बोल्ड किए। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक अ सिंगल वर्कर, एक वर्कर को बहुत सारे जने सुपरवाइजर मैनेज कर रहे हैं, यानी एक के दिमाग के ऊपर 3 जने 4 जने काबू कर रहे हैं, एक के दिमाग के ऊपर 3 जने 4 जने काबू कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, यानी एक जना 3 के साथ, एक जना 4 के साथ, एक जना 5 के साथ अपना नेचर एडजस्ट करेगा, 5 के साथ वो कोऑपरेट करेगा। According to this technique, a single worker is supervised by the different supervisors for doing a particular job. The worker performs the small task, छोटे-छोटे टास्क। कंपनी में प्रोडक्शन करनी है उस मशीन पे, ये एक टास्क है। पैकिंग डिपार्टमेंट में जाना है और गुड्स को पैकिंग कराना है, ये भी एक टास्क है। सेल्स डिपार्टमेंट में जाना है, सेल्स को सेल्स कराना है, ये भी एक टास्क है। यानी अलग अलग छोटे छोटे टास्क अगर आपको मिल रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर भी आपके वो मैनेजर्स, आपके वो सुपरवाइजर्स अलग होंगे। खास करके मैं सुपरवाइजर्स वर्ड यूज करूं मैनेजर न करके, तो वो ज्यादा बेटर होगा, वो ज्यादा सूट होगा। तो सारे सुपरवाइजर्स का आपको नेचर समझना है, और सारे सुपरवाइजर्स के नेचर के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, तो जाके आपका और आपकी कंपनी का कॉपरेशन फिट होगा। यस, फर्दर आई एम रीडिंग फर्दर। Perform the very small task. While doing, he will get the guidance, will be supervised by the different supervisors for the each task, and this technique, this guidance is exactly opposite. किसके opposite है वो? Is exactly opposite of Henry Fayol's principle of unity of command. जो unity of command थी X, Y, Z, ये exactly उसका opposite है। नेक्स्ट आगे मोशन स्टडी। मोशन स्टडी की अगर मैं बात करूं ना बेटा, देखिए आपने ना भेलपुरी खाई होगी पक्का, किसी स्नैक्स के दुकान पे अगर आप रुके हैं और आप दोस्तों के साथ भेलपुरी खाने चाह रहे हैं या स्नैक्स खाने चाह रहे हैं, तो जो भेलपुरी वाला भेलपुरी बनाते हैं ना फास्ट, उसके हैंड्स को आप देखिए कि उनकी हैंड्स की मूवमेंट कितनी फास्ट होती है। इतने सारे कस्टमर्स रुके रहते हैं, पर इतने सारे कस्टमर्स को भी वो वेट कराने के बाद भी पूरा ट्राई करता है कि अपने हैंड्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी बॉडी को, वो सारे कस्टमर्स को जल्दी में जल्दी टाइम सॉल्व करे। और उसकी जो डेली मूवमेंट्स होती है, यानी डेली जो प्रैक्टिसिंग होती है, डेली स्पेशलाइजेशन होती है, उसे कहा जाता है मोशन स्टडी। यानी हमें टेलर ने सिखाया है कि आप एम्प्लॉइज के हैंड्स की मूवमेंट को, लेग्स की मूवमेंट को, बॉडी की मूवमेंट्स को देखो और वो मूवमेंट्स को कंपैरिजन करो कि वो एम्प्लॉय प्रोडक्शन जल्दी कर पाएगा या वो एम्प्लॉय अगर उसकी मोशन स्टडी स्लो है, हैंड्स स्लो काम कर रहे हैं, लेजी है, लेग्स परफॉर्म स्लो कर रही है, बॉडी फास्ट परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, यानी वो एम्प्लॉय प्रॉपरली प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन का टारगेट भी कंप्लीट नहीं होगा। उससे कहा जाता है मोशन स्टडी, डिटेल स्टडी ऑफ हैंड्स, लेग्स, बॉडी मूवमेंट्स, और ये सारी बातें, इन सारी बातों का एक्सपीरियंस हमें प्रोडक्शन पे काम आता है। It is a study that movement. It is a study of the movements of hands, legs, and other body parts. Manager should study these movements, and this study helps the manager to eliminate the unnecessary movements. क्या उनकी कोई हैबिट है, कोई हैबिट की वजह से प्रोडक्शन स्लो हो रही है, उनके कोई एक्सप्रेशन की वजह से प्रोडक्शन स्लो हो रही है, या उनका कोई तरीका, उनका कोई मेथड रॉन्ग है जिसके वजह से प्रोडक्शन स्लो हो रही है, तो उस तरीके को, उस मेथड को एलिमिनेट करो, और एलिमिनेट करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जैसे ट्रेनिंग से उनकी मोशन स्टडी फास्ट हो जाए और प्रोडक्शन अल्टीमेटली उस गोल पे टच करे, प्रोडक्शन आउटपुट कंप्लीट करे। नेक्स्ट फोर्थ की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज फिक्स्ड, सबके लिए फिक्स है कि आप अपने वर्कर को काम के टाइम पे ग्लोव्स प्रोवाइड करोगे, हैंड ग्लोव्स, यानी उनके लिए इक्विपमेंट्स भी है। इट इज फिक्स्ड
कि आपके वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन एसी की होनी चाहिए, यानी उनकी वर्किंग कंडीशन में एयर कंडीशन जरूर मेंशन होना चाहिए। इट इज फिक्स्ड कि जो वर्कर्स मशीनों पे प्रोडक्शन करते हैं ना, उन मशीनों की सर्विस हर 2 महीनों में होनी चाहिए, हर 2 महीनों में, यानी साल में 6 बार वो मशीनों की सर्विस होगी। आप वर्करों को एयर कंडीशनर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्विस एवरी 2 मंथ्स में करा रहे हैं, आप वर्करों को हैंड ग्लोव्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके वर्कर्स जो टूल्स पेशकश पाना इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इट मींस कि आपने अपने वर्करों के लिए, आपने प्रोडक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉलो किए, और वो स्टैंडर्ड क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, वो स्टैंडर्ड आपकी वेफर्स की क्वालिटी पे इफेक्ट होगा, और आपकी वेफर्स की जो क्वालिटी है वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि आपने एम्प्लॉइज के साथ, आपने टूल्स के साथ, आपने मशीन्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, यानी कि कभी उन्हें कम नहीं रखा है, तो फिर आपकी वेफर्स की क्वालिटी भी कभी कम नहीं होगी। दैट्स कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। रीड कर लेते हैं इस पॉइंट को। इट इज रिलेटेड विथ सेलेक्टिंग द स्टैंडर्ड टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन, maintaining standards, working conditions at the place of the work. The management should provide the good qualities of tools, equipments used for the production of good quality. देखो, अगर आप एम्प्लॉइज को खुश रखोगे तो आपके एम्प्लॉइज आपके कस्टमर्स को खुश रखेंगे, यानी आप एम्प्लॉइज को खुश रखने में स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, तो आपके एम्प्लॉइज आपके कस्टमर्स को खुश रखने में स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। यस। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, बेस्ट पॉइंट है ये, बेस्ट। फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो ये पॉइंट मेरी फेवरेट है फैक्ट में। देखना कैसे, एग्जांपल समझो। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल मैंने बताया, लिखा भी हुआ है बोर्ड पे, आपने समझा भी है। थर्ड टाइम मैं एग्जांपल रिवाइज करा रहा हूं, थर्ड टाइम मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, जैसे आपके दिमाग में ना वो कंटिन्यू हिट 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 होके वो एग्जांपल याद पड़ जाए। थर्ड टाइम, एक एम्प्लॉय यानी वन एम्प्लॉय 1 आवर में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। 1 एम्प्लॉय 1 आवर 100 यूनिट्स। अच्छा, ये क्या है बेटा? 1 एम्प्लॉय 1 आवर 100 यूनिट्स, यानी ये हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है, स्टैंडर्ड टारगेट बना दिया, टारगेट कहते हैं स्टैंडर्ड, यानी टारगेट बना दिया है कि एक एम्प्लॉय 1 आवर में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा और 12 आवर्स में 1200 यूनिट्स। जब हर एक एम्प्लॉय पूरे दिन में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ना, 1200 यूनिट्स, तो 1200 यूनिट्स के पीछे उन्हें हम 400 रुपया 400 पर डे का वेजेस प्रोवाइड करेंगे। यानी एम्प्लॉय ने अगर 1200 यूनिट्स बनाया है तो उसे 400 रुपया दिया जाएगा। अब देखो, कुछ कुछ एम्प्लॉइज न्यू है, वो 1200 यूनिट्स नहीं बना पा रहे, 1150 बना रहे हैं, उन्हें भी 400 रुपया दिया जाए। कुछ एम्प्लॉइज 1180 यूनिट्स बना रहे हैं, उन्हें भी 400 दिया जाए। कुछ एम्प्लॉइज लेजीनेस कर रहे हैं, काम पे प्रॉपर ध्यान नहीं है उनका, उन्होंने 1100 यूनिट्स बनाए, 1200 यूनिट्स बनाए हैं 1100, उन्हें भी 400 रुपया दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। टेलर ने ये हमें सिखाया है कि आप उन्हें पीस रेट में, पीस यानी कि वो वेजेस, जो वेजेस का रेट है ना, टीवाई बीकॉम में कॉस्टिंग चैप्टर है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में ये पूरा चैप्टर दिया गया है कि आप एम्प्लॉइज को पर हावर के हिसाब से पीस यानी प्रोडक्शन के हिसाब से कैसे प्रोवाइड करोगे। जिन्होंने 1200 यूनिट्स न बनाए हैं और 50 यूनिट तक कम बनाए, यानी 1200 की जगह अगर आपने 1150 बनाए तो उनको 400 रुपया दिन का न दे के 380 रुपया दिया जाएगा। जिन्होंने 50 यूनिट से भी ज्यादा का नुकसान किया है, यानी 1200 की जगह अगर आपने 1150 बनाए तो 1150 पे क्या होगा, 1150 पे आपको 380 रुपया मिलेगा। अगर आपने 1150 से भी कम बनाए तो आपको 380 की जगह 320 मिलेगा। यस, दैट्स कॉल्ड एज अ पीस रेट। यानी जिनका 400 रुपया दिन का है तो वो 1200 यूनिट्स बनाएंगे, और जिनका 1200 से कम है वो 380 रुपीज, जिनका 1150 से भी कम है, 1150 यूनिट से भी आपने कम बनाया तो उन्हें 320 रुपीज। जितना कम बनाएंगे उतनी वेजेस पर डे के हिसाब से कम होगी। अनस्किल्ड एम्प्लॉय को पैसा कम मिलेगा और स्किल्ड एम्प्लॉय को पैसा ज्यादा मिलेगा। कुछ कुछ इतने फास्ट होते हैं जिन्होंने 1200 यूनिट से भी ज्यादा बनाए तो उन्हें 400 की जगह 420 रुपया दिया जाएगा पर डे के हिसाब से। यस,
यानी पैसों को प्रॉपरली यूज करना है। जिसमें जितना गुण होगा उसे उतने पैसे दिए जाएंगे, जिसमें जितना गुण कम होगा उसके पैसे उतने डिडक्ट किए जाएंगे, और डिडक्ट करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे ट्रेनिंग से वो रिकवरी करके प्रॉपरली प्रोडक्शन पे आगे बढ़े। रीड कर रहा हूं मैं सेंसर को, फिर से बता दूं बेटा, फिर से एक बार फिर से बता रहा हूं। देखो मेरा मन कह रहा है कि बच्चे शायद नहीं समझा उन्होंने। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसे। 1200 यूनिट्स पर डे तो आपको 400 रुपए मिलेंगे। 1100 यानी कि 1150 यूनिट्स पर डे तो आपको 380 रुपीज मिलेंगे। अच्छा 1150 से भी आपने यूनिट्स कम बनाए तो आपको 320 मिलेंगे, और अगर आपने और कम बनाए तो फिर आपको 250 मिलेंगे। जितनी ज्यादा आपने कंपनी की वेस्टेजेस किए उतने ज्यादा आपकी पीस रेट यानी पर हावर के वेजेस के रेट कम होते जाएंगे, उसे कहते हैं पीस रेट सिस्टम। रीड कर रहे हैं अभी। अकॉर्डिंग टू द टेलर देयर शुड बी डिस्क्रिमिनेशन, फर्क होना चाहिए, भेदभाव। फर्क किसमें? अनस्किल्ड वर्कर में और स्किल्ड वर्कर के बीच में भेदभाव होना चाहिए। भेदभाव किस बात का? भेदभाव पैसों का, भेदभाव वेजेस के रेट का, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। According to the tailors, there should be the discrimination between the efficient and inefficient workers. The efficient workers should be paid more. उन्हें ज्यादा पैसे दो। जिन्होंने 1200 यूनिट से ज्यादा बनाया उन्हें 420 रुपया दो। और इनएफिशिएंट वर्कर्स वो 20 रुपए ज्यादा कहां से आएंगे? जो आप 400 से 20 रुपए ज्यादा दे रहे हो वो 20 रुपए उनमें से निकाले जाएंगे जो 380 रुपए जिन्हें दिए जा रहे हैं। यानी कम होशियार वाले के पैसे कम करके ज्यादा होशियार वाले को दिए जाएंगे, और कंपनी अपने पैसों में भी बैलेंस करेगी। उसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। आगे देयर शुड बी पेड मोर whereas the inefficient worker should be paid less to the remuneration. उन्हें पैसे कम दिए जाएंगे, वेजेस कम, उनकी सैलरी भी कम। सिक्स्थ पॉइंट, मैं सिक्स्थ पॉइंट की अगर बात करूं तो सिंपल सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, अदर टेक्निक्स। एम्प्लॉइज को ये दिखाया जाता है बेटा, एम्प्लॉइज को ये दिखाया जाएगा कि 2015 में कंपनी की प्रोडक्शन कितनी थी, 2016 में कंपनी की प्रोडक्शन थोड़ी और बढ़ी, 17 में कंपनी की प्रोडक्शन और बढ़ी, 18 में कंपनी की प्रोडक्शन और बढ़ी। यानी कंपनी की प्रोडक्शन कंटिन्यू अपवर्ड है, और प्रोडक्शन ज्यादा यानी कि डिमांड भी ज्यादा, डिमांड ज्यादा यानी कि वो सप्लाई भी उनकी ज्यादा है। यस, इट मींस कि कंपनी को चार्ट के हिसाब से, उन वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को चार्ट के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से पूरा सिनेरियो, ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं उसे, पूरा सिनेरियो दिखाया जाएगा। और सिनेरियो दिखाने के बाद ये बात उनके दिमाग में फिट हो जाए और फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उनसे प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन की जाएगी। यस, जरूर आप इसे घर पे पढ़िए एक बार, रिवाइज इट वेरी वेल।